इसके हम इम्पैक्ट देखें, इंडिया के साथ ताल्लुकात, चीन के और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, आप जानते हैं दोनों तरह के जो भी ताल्लुकात है, तो वो भी ऐसे ही चलेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि अगर भारत से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है चाइना के, तो फिर अगर प्रेसिडेंट शी हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम कुछ वैसे तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसीज अगर ऐसी हैं तो आप समझते हैं इस खित्ते में भी कुछ हो सकता है? इंडिया जैसे मुल्क के साथ भी उनकी तजारत का एक बहुत बड़ा उजम है, ठीक। तो इसलिए वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे एकदम जो है ना वो डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस हो। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें बहुत जबरदस्त एनालिसिस किया गया है हामिद भसीन जी के साथ आलिया शाह ने कि चाइना की अब आगे आने वाले समय में क्या पॉलिसी रहेगी, क्योंकि चाइना में पिछले ही दिनों बहुत ज्यादा उथल पुथल थी, जिस जैसे कि वहां के जो शी जिनपिंग है वहां के राष्ट्रपति, उनके साथ कुछ न कुछ एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था। वो पता नहीं क्या षड्यंत्र था या कुछ भी था, लेकिन उसके बाद अब चाइना किस किस देश के साथ कैसी कैसी नीति रखेगा और अमेरिका के साथ क्या डिप्लोमेसी अपनाएगा और क्या चाइना की फॉरेन पॉलिसी होगी और उसमें कैसे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है और भारत के साथ जितना भी व्यापार चाइना करता है तो उस पर कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही डिस्कशन इस डिबेट में किया गया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि जिसमें जो उनसे पहले थे उनके हक छीन लिया गया, उनके कुछ इस तरह के स्नब किए गए राइट्स वगैरह, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ये टर्म हासिल करने के बाद क्या अब वही पॉलिसीज चलेंगी उनकी, तो दुनिया के जो हालात हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा? रिलेशंस, ताल्लुकात, इंडिया पाकिस्तान, यूक्रेन वॉर, या आप समझते हैं कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें जी, ये बड़ा क्रिटिकल और डिटेल ओरिएंटेड किस्म का टॉपिक है इससे इंसाफ करने के लिए, लेकिन आपके सवाल तक महदूद उन्हें तक रह के तो मैं ये अर्ज करूं कि देखें, ये लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि चीन जो है के अंदर लीडरशिप कौन आ रही है और कौन जा रही है, से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि चीन की पॉलिसीज़ क्या है। अब चीन बेशक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इंटरनेशनल जो ऑर्डर है जिसको आप वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं उसमें चैलेंज कर रहा हो, या कहीं को आई स्टेक दे रहा हो, कहीं पे कोई चैलेंजेस क्रिएट कर रहा हो, लेकिन बुनियादी जो तौर पे चीन का जो इंटरेस्ट है वो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और इस मामले में मैं ये कहूँगा कि बाज़ मामलात में ये अमेरिका से भी ज़्यादा जो है वो चीन का जो मफाद है वो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी और स्मूथ सेलिंग जो है दुनिया की, जिसको कहते हैं ना जी, ये चाइना आ गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चैलेंज कर देगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर ले जाएगा, ये करेगा वो करेगा, वो इसकी डेप्थ में नहीं जाते। चीन आज जो कुछ भी है उसने जो है वो बैंक किया है इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, और उसके अंदर रह के इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सबसे बड़ी बात ये है, इज नॉट लाइक रूस के चैलेंज कर दिया, हमला कर दिया, इनकार कर दिया। आप एक मिसाल दे दें जिसमें चीन ने कोई इस तरह की कन्फ्रंटिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट की हो। दे आर फॉर स्टेबिलिटी और स्टेटस को का अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा लंबरदार है इस वक्त तो वो चीन है, जो असल नुक्ता है जिसको लोग भूलते। लिहाजा ये कहना कि शी पिंग दोबारा आ गया तो क्या होने वाला है, ये बात अब बिल्कुल एजेंडे से निकाल दें। ये चीज़ें इसी तरीके से आगे चलाने की कोशिश करेंगे और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम के तौर पे जो है इसको आगे लेके जाएंगे। ये एक चीज़ हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो चीन का इंटरनेशनल पहलू तो अपनी जगह, लेकिन जो इंटरनल पहलू है कि ये जो उसका इंतखाब है ये नई बात नहीं है। वो पहले से एक तरीके से जो है अनऑफिशियली फॉर लाइफ समझ लें इलेक्ट हो गया जब उसने दूसरी बार टेक ओवर किया, और जब उन्होंने ये शिक रिमूव की कि कोई 2 दफ़ा या 3 दफ़ा बन सकता है या नहीं बन सकता। इस वक्त जो उनकी पोजीशन है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, यानी चीन पीपल्स रिपब्लिक आर्मी जो है उसके कमांडर इन चीफ मुल्क के जो है वो
सरबराह, पार्टी के सरबराह, यानी किसी भी तरीके से पावर जो है वो कई दायरों में घूमने के बाद बिलाकर शी पिंग के पास जो के आती है। और अगर आप इसको हिस्टोरिकल देखें तो चेयरमैन माओ के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी जो है वो है। और तीसरी चीज ये है कि वो इस वक्त अनचैलेंजेबल है। बाज़ औक़ात होता है ना किसी मुल्क में कोई लीडर जिसका कोई मुतबादल सामने नहीं होता है। ये बात नहीं कि वहाँ करोड़ों चीनियों में से कोई इसका अहल नहीं, लेकिन असल चीज जो रियलिटी बन गई है इस वक्त वो ये है कि कोई लीडर उनको चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं। और इससे बड़ी बात ये कि चीन को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो ना चेयरमैन माओ के ज़माने में थे, ना जेंग पियाओ के ज़माने में थे, और ना इसके अपने पिछले ज़माने में थे। वो चैलेंजेस क्या हैं कि इस वक्त चीन जो है उससे सरमाया बाहर निकल रहा है। बड़े पैमाने पे जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो हैं वो चीन का रुख करने से कतरा रहे हैं, और जिन्होंने किया हुआ है वो उससे निकल रहे हैं। ये जो कोल्ड वार की नई सिचुएशन डेवलप हुई और उसके साथ साथ ये जो कोरोना सिचुएशन आ गई, उसके साथ साथ इस वक्त जो है वहाँ पे बेरोजगारी के इश्यूज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रुक गई है, और उसके नतीजे में जो उनके टारगेट्स थे कि इतने तक चीन ये कर लेगा, उसमें जो है वो डिले हो रही है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आप यूं समझ लें कि ये जो इनका इंतखाब है ये जो है इसी नुक्ता नज़र से किया गया है कि ये वाहिद आदमी है जो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये ध्यान में रखना चाहिए कि चीन कोई डेमोक्रेसी नहीं है। चीन जो है एक फुल फ्लैज किस्म की डिक्टेटरशिप है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जगहों पे जो है वो आर्मीज वर्दी पहन के इक़्तिदार में बैठी होती हैं, कुछ जगहों पे पार्लियामेंट जो है वो किसी और रूप धार के तो इक़्तिदार में डिक्टेटर के तौर पे बैठी होती है, पीछे कोई और होता है। यहाँ पे जो है वो पार्टी जिसको आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं उसकी डिक्टेटरशिप है, और उसको मार्क्सिस्ट ज़बान में बाज़ लोग प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप भी कहते हैं कि जिसमें जो वो कहते हैं कि हम मजदूर तबके की हुकूमत है। तो ये डिक्टेटरशिप जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा उनको अवामी हमायत की और बहुत ज़्यादा लोगों के वोट्स की ज़रूरत नहीं। सेंटीमेंट्स की डेफिनेटली वो कदर करते हैं, उसके बारे में सेंसिटिव ज़रूर हैं। तो इसलिए ये जो डिसीजन उनका है ये बहुत ही क्लियर किस्म का डिसीजन है, और ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि ये जो कोल्ड वार की सिचुएशन चल रही है ये आइंदा कई सालों तक इसी पैटर्न पे चलेगी, और चीन की जो पॉलिसियां हैं उसमें आने वाले बरसों में एटलीस्ट जो है वो चंद सालों में किसी तरह की तब्दीली जो है वो रूल आउट होनी चाहिए। सर इसका मतलब हम ये समझें कि जो ताइवान का मामला है वो पक सकता है, आगे चल के कुछ हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह के पश्चात अमेरिका भी इसका इज़हार कर रहा है। देखें ये जो शी पिंग है इसको अगर बाकी लोगों से लीडरों से कोई चीज़ मुमताज़ करती है तो उसकी हार्ड लाइन स्टैंड है हांगकांग पे और ताइवान पे। हांगकांग पे क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी और उनका जो ऑटोनोमस स्टेटस के हवाले से उसका बड़ा एक क्लियर किस्म का स्टैंड है कि ये फ्रॉड है, गैर मुल्की साजिश है, इंटरवेंशन है वगैरह वगैरह, और चीन की सॉवरेनिटी और उसकी इंटेग्रिटी पे हमला है। ताइवान के हवाले से वो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि हमें अगर ताकत का इस्तेमाल करना पड़े तो करेंगे। चीन की रवायती पॉलिसी ये रही है कि हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये इसी की क़यादत में ये एक नया रोड मैप सामने आया कि अगर ज़रूरी हुआ तो हम ये भी करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, जो कि डायरेक्टली जो है वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। लेकिन आप याद रखें कि इसकी एक मिसाल इस वक्त यूक्रेन वर्सेस रूस भी है, जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपना सब कुछ जो है वो दाव पे लगा दिया, लेकिन उसका नतीजा आपके सामने है। तो इसलिए ये कहना कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक। अच्छा सर इसके हम इम्पैक्ट देखें, इंडिया के साथ ताल्लुकात, चीन के और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, आप जानते हैं दोनों तरह के जो भी ताल्लुकात है, तो वो भी ऐसे ही चलेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि अगर भारत से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है चाइना के, तो फिर अगर प्रेसिडेंट शी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम कुछ वैसे तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, लेकिन
पॉलिसीज अगर ऐसी हैं तो आप समझते हैं इस खित्ते में भी कुछ हो सकता है? वो उस पे मैं यही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जी कि वो ही इज इन फेवर ऑफ स्टेबिलिटी। तो अच्छा, इंडिया के साथ भी जो उनका जिस तरह का भी गर्म सर्द होगा उसमें वो उस हद से आगे नहीं जाएंगे जिससे खित्ते की जो स्टेबिलिटी है उस पे फर्क पड़े। और ये जो है ये बड़ी एक वेल कैलकुलेटेड किस्म की पॉलिसी है चीन की, क्योंकि स्टेबिलिटी के साथ उनका जो है वो बहुत बड़ा स्टेक जुड़ा हुआ है। उनके जितने जो मामलात हैं, इतनी बड़ी तादाद में वो जो लोगों को फीड कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, इंडिकेटर्स जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, उसके पीछे वाइड फैक्टर जो है वो स्टेबिलिटी है। इंडिया जैसे मुल्क के साथ भी उनकी तिजारत का एक बहुत बड़ा ओजम है। ठीक। तो इसलिए वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे एकदम जो है ना वो डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस हो।